हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज एक चल रहा है जिसमें हम लोग प्रत्येक चैप्टर को मैप के थ्रू देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इस बहुत ही सरल तरीका से याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, उसी चैप्टर के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज मैप के सहारे आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह को। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं हम लोग फिगर प्रमुख बंदरगाह को आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बंदरगाह बंदरगाह जो है यह किसको बोला जाता है। तो जिस तरह से हम लोग देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर, जिस तरह रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे के ठहराव के लिए बस स्टैंड में देखते होंगे कि वहाँ पे बस बस का ठहराव होता है। और उसी तरह से दोस्तों, जो हमारा जहाज होता है जो जल में चलती है, समुद्र में, नदी, बड़ी बड़ी नदी में, और उसी में जो चलती है, तो जहाज को ठहराव के लिए जो जगह बनाया गया है उसको जो है दोस्तों बंदरगाह के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी को पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह उसी को बोला जाता है। तो आइए हम आज भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में आपसे बात करेंगे। और अगर हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में कितने बंदरगाह हैं, तो दोस्तों लगभग 213 बंदरगाह जो है भारत में लगभग 213 बंदरगाह है, जिसमें जिसमें हम आपको बात करें तो 13 ऐसे बंदरगाह है दोस्तों। 213 लगभग में 213 है, और 13 जिसमें मेन ऐसा बंदरगाह है जिसको जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह बंदरगाह है। यहाँ पे देश विदेश से यातायात, मतलब यहाँ पे जो है माल का वाहन होता है, यातायात साधन यहाँ से 13 ऐसे बंदरगाह है जहाँ से इसका उपयोग किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में। तो आइए हम इसी बंदरगाह को बात करेंगे आपको। और एक और फैक्ट के रूप में हम बता दें कि भारत में अगर बंदरगाह की जन्मदाता के रूप में आपको बताया जाए तो बालचंद्र हीराचंद्र है। बालचंद्र आपको लिख देते हैं यहाँ पे, फैक्ट के रूप में आपसे कभी पूछ लिया जाएगा तो देखिए यहाँ पे आपको लिख दे बालचंद्र हीराचंद्र, बालचंद्र हीराचंद्र। यह बालचंद्र हीराचंद्र को जो है यह व्यक्ति का नाम है, और इन्हीं को जो है बंदरगाह का दोस्त जन्मदाता के रूप में हम लोग जानते हैं। बंदरगाह का जन्मदाता, तो यह फैक्ट के रूप में जो है याद रखिए बालचंद्र हीराचंद्र को। और हमने बताया कि भारत में टोटल 213 बंदरगाह है, जिसमें जो है 13 बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। तो आइए उसमें 13 मेन रूप से हम लोग 13 बंदरगाह को ध्यानपूर्वक देखेंगे, मैप पे समझेंगे कि कहाँ पे किसका लोकेशन है, और उससे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह भारत के प्रमुख बंदरगाह है, और इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि किसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। बहुत सारे बंदरगाह हैं, उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपको बंदरगाह की बात हम कर दें कि बंदरगाह कहाँ पे हो सकता है, तो जैसा कि हमने बताया कि समुद्र, बड़ी बड़ी समुद्र में जहाज चलती है, तो जो भारत के हम लोग पता है कि उत्तर भारत में कोई भी समुद्र नहीं है। कोई भी समुद्र से कोई भी राज्य जो है उत्तर भारत में नहीं सटती है या टच करती है, कोई भी यहाँ पे समुद्र का एरिया नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर समुद्र नहीं है तो यहाँ पे पोर्ट तो होना मुश्किल है, क्योंकि पोर्ट होगा ही नहीं। पोर्ट के लिए तो समुद्र का किनारा होना जरूरी है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए उत्तर भारत में दोस्तों कोई भी पोर्ट, कोई भी बंदरगाह आपको देखने को नहीं मिलता है। अब हम बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह की किस एरिया में हो सकता है, तो जो भी हम लोग देख रहे हैं कि दक्षिण भारत का जो है, आपको देख लीजिए कि दक्षिण भारत का एरिया जो है, यहाँ गुजरात से हम लोग देख रहे हैं, यह सब समुद्र से टच करता है। यह जो एरिया आपको देख लीजिए, यहाँ गुजरात से लेकर के और यह पश्चिम बंगाल तक के एरिया जो हम देख रहे हैं, यह जो है समुद्र से टच करती है। तो समुद्र से टच होने के कारण दोस्तों इसी में जो है बड़ी बड़ी जहाज जो है चलती है, और जगह जगह पे है जो यहाँ पे बंदरगाह बनाया गया है, इसका जहाज का स्टॉपेज बनाया गया है। सरल शब्दों में जहाज का स्टॉपेज के रूप में हम लोग जानेंगे, और किस स्टॉपेज से कहाँ कहाँ पे जो है सामान का आयात निर्यात होता है उस सब के बारे में हम, और जो भी बंदरगाह खासकर जो जिसका इंपॉर्टेंट होगा, जो फैक्ट के रूप में होगा, उस सबको हम लोग बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गुजरात से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से समुद्र शुरुआत होती है गुजरात से। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कांडला बंदरगाह के। दोस्तों, कांडला बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कांडला बंदरगाह है। एक मिनट दोस्त, बात करें कांडला बंदरगाह की। देखिए, कांडला बंदरगाह की बात करें तो इसको जो है दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह, पहला तो फैक्ट याद रखना है, ज्वारीय बंदरगाह के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। आप देख भी सकते हैं ज्वारीय ज्वारीय बंदरगाह के रूप में। और कहाँ पे है, पहले हमको इसका लोकेशन ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कोई, तो पूछेगा कि किस राज्य में है, तो हम लोग राज्य से अनुमान लगा रहे होंगे, पता होगा यह राज्य का लोकेशन। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना मैप देख लिए हैं कि सबको जो है लोकेशन राज्य का पता हो गया होगा। तो यह गुजरात राज्य पड़ता है दोस्तों, और गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह है, जिसको कि हम लोग ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इसको दोस्तों फ्री पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। फ्री पोर्ट इसलिए कि यहाँ पे अगर आप व्यापार करने के लिए आते हैं, या आयात जो भी यहाँ से निर्यात वस्तु होती है, एक बार अगर निर्यात हो गए, पुनः अगर निर्यात करने की बात है तो यहाँ पे टैक्स फ्री रहता है। एक बार आपको टैक्स देना है, उसके बाद आप फ्री टैक्स
फ्री आप या आयात निर्यात कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसको फ्री पोर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मेन रूप से जुआड़ी बंदरगाह के रूप में हम लोग कांडला बंदरगाह को जानते हैं। और एक और फैक्ट यहाँ पे नया नया हमें याद रखना है, इसी को दोस्तों दीन दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से कांडला बंदरगाह को जानते हैं। तो दोस्तों दीनदयाल, ज्वारिये और फ्री पोर्ट और कहाँ पे है गुजरात है, इस कांडला बंदरगाह से हम लोग इतना फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम मुंद्रा की बात करें, कांडला के बाद यहाँ पे मुंद्रा आ जाता है, मुंद्रा। अब मुंद्रा बंदरगाह की बात करें दोस्तों, तो इस पहले तो कहाँ पे है, तो यह देख रहे हैं कि गुजरात के एरिया में है। और यह इससे अगर फैक्ट के रूप में हम लोग बात करें तो यह निजी बंदरगाह के रूप में सबसे बड़ा बंदरगाह, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, सरकारी बंदरगाह नहीं है, यह जो है निजी बंदरगाह है। निजी बंदरगाह के रूप में यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यह जो है अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो है अडानी ग्रुप, यह अडानी ग्रुप के द्वारा मुंद्रा बंदरगाह को जो है विकसित किया गया है। तो हम लोग को ध्यान में रखेंगे, यह निजी अडानी ग्रुप का बंदरगाह है, जो कि मुंद्रा बंदरगाह के नाम से जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निजी बंदरगाह के रूप में सबसे बड़ा बंदरगाह आपसे पूछा जाए तो मुंद्रा बंदरगाह। और कहाँ पे है, तो यह जो है गुजरात में है। तो यह भी मुंद्रा बंदरगाह को हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओखा। अब ओखा बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों यह कहाँ पे है, आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि यह जो है कच्छ की रण में है, कच्छ की खाड़ी में है ओखा बंदरगाह। तो इसका फैक्ट यही याद रखिए कि कहाँ पे है, गुजरात में है, और कोई खासकर इसमें फैक्ट नहीं है। पोरबंदर की बात करें दोस्तों, पोरबंदर बंदरगाह को हम लोग, पोरबंदर बंदरगाह को दोस्तों यहाँ कहाँ पे है, तो यह गुजरात में है, गुजरात में है। उसके बाद हम लोग देखें तो भावनगर, भावनगर बंदरगाह जो है गुजरात में है। इस सबसे कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, इसलिए जहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वहां पे हम आपको डिस्कस करते आगे बढ़ेंगे। भावनगर की बात करें तो यह गुजरात में है। और यह भावनगर दोस्तों नमक के लिए जो है प्रसिद्ध है, नमक जो हम लोग खाते हैं, नमक, भावनगर नमक के लिए जो है फेमस हो जाता है। दहेज बंदरगाह की बात करें अब आपसे, दहेज बंदरगाह के यहाँ पे देख लीजिए, यह दहेज बंदरगाह, इसको जो है दोस्तों रासायनिक बंदरगाह के रूप में जानते हैं हम लोग। रासायनिक रासायनिक बंदरगाह के रूप में जो है दहेज बंदरगाह को जाना जाता है। कहाँ पे है, तो यह गुजरात में है। पीपीवाव बंदरगाह, पीपावाव देख लीजिए, पीपावाव बंदरगाह की बात करें तो यह भी गुजरात में है। और उसके बाद हजीरा बंदरगाह की बात करते हैं दोस्तों, हजीरा बंदरगाह को हम लोग सूरत बंदरगाह के भी नाम से जानते हैं। और यह कहाँ पे है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये इसका एरिया गुजरात का एरिया है यहाँ पे, तो यह गुजरात राज्य में ही स्थित है। और सूरत बंदरगाह से भी हम लोग इसको जानते हैं। आगे हम बात करें, इससे नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, तो मुंबई बंदरगाह के नाम आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मुंबई बंदरगाह, और मुंबई बंदरगाह जो है सभी भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह के रूप में मुंबई बंदरगाह को जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए हम लोग मुंबई बंदरगाह को जो है सबसे बड़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों यह बंदरगाह, यह है JNPT या नन्हा सेवा बंदरगाह, नन्हा सेवा बंदरगाह या JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के रूप में हम लोग नन्हा सेवा को जानते हैं। तो दोस्तों यह इसलिए विकसित किया गया है और यह मॉडर्न तरीका से, आधुनिक तरीका से जो है इस बंदरगाह को बनाया गया है, इसलिए क्योंकि यह सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, इसमें बहुत ज्यादा इस पे लोड है। इसी को, इसके लोड को कम करने के लिए, इसके भार को कम करने के लिए जो है दोस्तों नन्हा नन्हा सेवा बंदरगाह या JNPT, इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए इसको बनाया गया है। तो ध्यान में रखना, यह कहाँ पे है, आपसे पूछा जाता है बार बार, तो यह कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। हम लोग जानते हैं मुंबई शहर सालसेट द्वीप पे स्थित है। और यहीं पे है दोस्तों मुंबई में ही मंझगांव डॉकयार्ड, मंझगांव डॉकयार्ड को हम लोग याद रखेंगे, इसलिए याद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंझगांव बंदरगाह एक बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार दरोगा के एग्जाम में मिलाने के लिए कि यह कहाँ पे है। ज्यादातर यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों तो आपसे लोकेशन पूछा जाएगा कि यह कहाँ पे है, तो यह जो है मुंबई में है, मंझगांव डॉकयार्ड। और हमने कंफ्यूज कर दिया था मरमा गोवा से, ऑप्शन में यह मिलाने के लिए दिया गया था मंझगांव मुंबई, मरमा गोवा गोवा, ऐसे मिलाने के लिए दो ऑप्शन और था, इसमें कंफ्यूजन था। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है, इसीलिए हमने डॉकयार्ड लिमिटेड है मंझगांव जो कि मुंबई में है, और यहाँ पे मरमा गोवा है, एक बंदरगाह के रूप में हम लोग गोवा में जानते हैं। तो दोस्तों आगे हम अगर मुंबई से आगे बढ़े तो यहाँ पे देख लीजिए मरमा गोवा, मरमा गोवा या मुर्मू गोवा भी इसको बोलते हैं, तो यह जो है गोवा में है। और यह बंदरगाह जो है दोस्तों हम लोग जान रहे हैं, कल ही नदी में पढ़े हैं कि गोवा में दो ऐसी नदी है, मांडवी और जुआरी, और इसी के जो है मुहाना पे, इसके मुहाना पे मरमा गोवा बंदरगाह है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि यह मरमा गोवा बंदरगाह कहाँ पे है, तो गोवा में है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कारवाड़, कारवाड़ की बात करें दोस्तों तो यह कर्नाटक का एरिया है। कारवाड़ बंदरगाह, कारवाड़ जो है दोस्तों यह कहाँ पे है, तो कर्नाटक का एरिया है, तो कर्नाटक में यह बंदरगाह है। उसके बाद हम बात करें तो न्यू मंगलोर या मंगलोर बंदरगाह, यहाँ से दोस्तों, यहीं से है जो दोस्तों ईरान को आपसे अगर कभी पूछ ले फैक्ट के रूप में, तो ईरान के लिए यही बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क जो है निर्यात किया जाता है। हम लोग जान रहे हैं कि कर्नाटक का कुर्ग जिला या बाबा बुदन की पहाड़ी से जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है। और
यही लौह अयस्क जो है मंगलुरु बंदरगाह से जो दोस्तों ईरान को निर्यात होता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि न्यू मंगलुरु द्वीप कहाँ पे है, कर्नाटक में, और यहाँ से जो है ईरान को लौह अयस्क जो है निर्यात किया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी यहाँ है, और उसी में है कुद्रेमुख, उसी में है दोस्तों कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की बात करें, और यहीं से जो लौह अयस्क प्राप्त होता है, और यही न्यू मंगलुरु बंदरगाह से दोस्तों ईरान तक निर्यात होता है। तो ध्यान में रखना है इससे, इसीलिए यह इंटरनेशनल बंदरगाह के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद हम लोग ध्यान रखेंगे केरल में इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। देख लीजिए कालीकट, कालीकट बंदरगाह कहाँ पे है? हम लोग जान रहे हैं कि वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट के तट पे, केरल के काली तट पे आया था। तो दोस्तों यह याद ही होगा 1498 में। उसके बाद हम लोग ध्यान रखना है कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो केरल में। और दोस्तों इसी कोच्चि को दोस्तों अरब सागर, हम जान रहे हैं कि यह अरब सागर है, और इसी को जो है कोच्चि बंदरगाह की बात करें आपसे, इसी को अरब सागर की रानी के रूप में जानते हैं। अरब सागर की रानी, चूंकि यह बहुत सुंदर बंदरगाह है, इसको सुंदर रूप में बनाया गया है कोच्चि बंदरगाह, जो कि केरल में है, इसीलिए इसको जो है अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अरब सागर की रानी के रूप में कोच्चि को जानते हैं। उसके बाद है एलेपी बंदरगाह। एलेपी बंदरगाह की बात करें तो यह भी केरल में। दोस्तों केरल में 3 बंदरगाह है, कालीकट, कोच्चि और एलेपी। एलेपी को याद रखिए, क्योंकि कालीकट और कोच्चि तो सबको लगभग याद रहता है। कोच्चि से एक फैक्ट को याद रखेंगे हम लोग कि अरब सागर की रानी। दूसरा हम लोग एलेपी को याद रखेंगे, क्योंकि यह एलेपी ज्यादा फेमस नहीं रहता है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है एलेपी बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। उसके बाद हम बात करें तूतीकोरिन। दोस्तों यह बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछ लिया गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह है, तो इसको हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। यहाँ से दोस्तों एक फैक्ट को हम लोग ध्यान रखेंगे, मछली निर्यात जो है यहाँ से होती है। यहाँ यह तूतीकोरिन बंदरगाह जो है, यहाँ से मछली निर्यात यहाँ से होती है। उसके बाद एक और तमिलनाडु में हम लोग याद रखिए, चेन्नई बंदरगाह। देखिए यहाँ पे कोच्चि है केरल में, और चेन्नई जो है तमिलनाडु में। हमको पता ही होगा। या एन्नौर यहाँ से ध्यान रखा जाता है, एन्नौर और तूतीकोरिन। दोस्तों यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा करके पूछा जाता है। कभी आपसे पूछा जाएगा पूर्वी तट पे कौन सी बंदरगाह है, कभी पूछा जाएगा पश्चिमी तट पे कौन सी बंदरगाह है, या फिर कभी पूछा जाएगा आपसे पश्चिमी तट पर इन निम्न में से कौन सी बंदरगाह नहीं है, कभी पूछा जाएगा कि पूर्वी तट पे कौन सी बंदरगाह नहीं है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है ये भी कि कौन सी बंदरगाह, लोकेशन के साथ हम लोग को ध्यान में रखना है कि कौन कहाँ पे है। तो हम लोग देखें कि तमिलनाडु में तूतीकोरिन के साथ साथ चेन्नई और एन्नौर भी है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे एन्नौर को भी। चेन्नई और एन्नौर को दोस्तों ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब हम लोग देख लिए तमिलनाडु में 3 बंदरगाह को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी 3 बंदरगाह को जो है ध्यान रखना है। कौन कौन सी बंदरगाह है? तो मछलीपट्टनम, हम लोग नाम से ही स्पष्ट है, यह मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। फिर काकीनाडा, काकीनाडा को याद रखिए। विशाखापट्टनम तो दोस्तों सबको याद ही रहता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर काकीनाडा को याद रखिए, चूंकि काकीनाडा सबको याद नहीं रहता है। तो यह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। यहीं पे है दोस्तों डॉल्फिन नोच। आपको बता दें डॉल्फिन नोज की बात करें आपसे, पहाड़ी है एक डॉल्फिन नोज पहाड़ी, इसी के पीछे में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के बीच में छुपा हुआ यह बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज के पीछे पहाड़ी है एक छोटा सा, उसी के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है छुपा हुआ है। तो हम लोग यह भी ध्यान रखेंगे कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वह डॉल्फिन नोज के एरिया में है। उसके बाद हम बात करें आपसे, काकीनाडा तो याद हो ही गया होगा। अब आगे हम बात करें कि और कौन सी बंदरगाह है। देखिए अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर बढ़े तो यह उड़ीसा का एरिया है, और उड़ीसा में दोस्तों एक बंदरगाह पारादीप बंदरगाह के नाम से हम लोग जानते हैं। सबको याद ही होगा पारादीप बंदरगाह को। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, और इसका नाम बदल के दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम, तो सबको याद होना चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में पारादीप बंदरगाह को, जिस तरह दोस्तों हमने पढ़े कि कांडला बंदरगाह को दीनदयाल के नाम से जाना जाता है, उसी तरह पारादीप बंदरगाह को अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाएगा। और यह भी एक ज्वारीय बंदरगाह है। और दोस्तों यहाँ से जो है, यहाँ से जापान को देखिए, यहाँ से जो है जिस तरह से हमने पढ़े, जिस तरह से इधर हमने पढ़े कि कहाँ से आपको न्यू मंगलूर से ईरान को जिस तरह से लोहा अयस्क जो निर्यात होता है, उसी तरह से दोस्तों पारादीप से यहाँ पे जापान को, इधर जाइएगा पूरब साइड में तो जापान है, तो यही बंदरगाह से दोस्तों जापान को जो है लौह अयस्क यहाँ से पर्याप्त होता है, या और सी सामग्री जो है यही बंदरगाह से, पारादीप बंदरगाह से यहाँ पे निर्यात होता है।
तो हम लोग देख लिए उड़ीसा का भी पारादीप बंदरगाह, इसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है, और यह जापान को जो है लौह अयस्क एवं अन्य धातु या फिर अन्य सामग्री जो है यहाँ से निर्यात होती है या आयात होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़े, उसके बाद पश्चिम बंगाल की बारी आती है लास्ट में। तो पश्चिम बंगाल में भी 3 बंदरगाह है, तो हम लोग 3 बंदरगाह को देखेंगे। एक हल्दिया बंदरगाह है, एक कोलकाता और एक डायमंड हार्बर है। एक डायमंड हार्बर, तो डायमंड हार्बर याद रखिए, हल्दिया और कलकत्ता तो सबको याद ही रहता है। पहले कहाँ है इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, तो यह कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में है डायमंड हार्बर, कोलकाता और हल्दिया। उसके बाद हम आपको बता दें कि यह कोलकाता बंदरगाह के बाद जो है हल्दिया बंदरगाह का निर्माण इसलिए किया गया कि कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है, और इसमें कभी कभी हुगली नदी का पानी कम हो जाता है, जिसमें जहाज चलने में कठिनाई होती है। इसीलिए जो है इसके कठिनाई में जब पानी कम हो जाता है, तब जाकर के हल्दिया बंदरगाह का बड़े बड़े टैंकर जहाज जो होते हैं या हल्दिया बंदरगाह पे आकर के रुकती है। तो इसलिए इसके पानी कम जाने के बाद यह हल्दिया बंदरगाह का उपयोग किया जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता के पश्चिम बंगाल के किनारे पे है, तो हम लोग ध्यान रखना है। तो हम लोग देख लिए पश्चिम बंगाल में 3 है, उड़ीसा में 1 है, आंध्र प्रदेश में भी 3 हमने देखा। उसके बाद आपको तमिलनाडु में भी 3 देखा, फिर से आपको देखिए तो केरल में भी 3 देखे, कर्नाटक में भी लगभग 2 देख लिए, और गोवा में 1 के साथ महाराष्ट्र और गुजरात, लगभग हम लोग सब बंदरगाह को दोस्तों देख लिए। अब यहाँ से हम लोग फैक्ट को कुछ फैक्ट है दोस्तों, बड़ा छोटा कौन कौन बंदरगाह कौन सा है, तो उसको हम लोग एक नज़र देखेंगे। जैसे कि हमने बताया दोस्तों, कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के नाम से हमने बताया कि ज्वारीय बंदरगाह है, या उसके बाद इसको नया नाम बता ही दिए कि दीनदयाल नाम है, नया नाम ज्वारीय बंदरगाह के रूप में। उसके बाद आपको दहेज के रूप में, दहेज बंदरगाह को दोस्तों रासायनिक बंदरगाह के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद आपको मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये सबसे अगर बड़ा बंदरगाह के रूप में पूछिए आपसे, तो मुंबई बंदरगाह का नाम आता है। और नन्हा शोभा को पंडित जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें मरमागुआ, तो गोवा में याद रखना है सीधे, और इसके करवाड कहाँ पे है, कर्नाटक में। और न्यू मंगलुरु को दोस्तों मंगलुरु बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, और यह जो है कहाँ पे, यह कहाँ पे, ईरान पे, ईरान हमने बताया कि ईरान में इसका लॉ, ईरान से देखिए, ईरान में जो है इसका आयात होता है, आयात निर्यात ईरान का न्यू मंगलुरु बंदरगाह से होता है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे कालीकट की बात कर ले, तो देखिए कालीकट तो केरल में है। उसका कोच्चि बंदरगाह के बारे में हमने फैक्ट बताया कि यह अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। उसका तूतीकोरिन के यहाँ से मछली का निर्यात होता है। और एन्नोर और चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु में, याद रखिए। और विशाखापट्टनम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे गहरी बंदरगाह के रूप में इसको, सबसे गहरा बंदरगाह के रूप में इसको याद रखा जाता है। अगर सबसे गहरा बंदरगाह आपसे पूछा जाए तो कौन सी बंदरगाह हो जाएगा, तो यह विशाखापट्टनम हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों चेन्नई बंदरगाह की बात करें, चेन्नई बंदरगाह को, तो यह कृत्रिम बंदरगाह के रूप में इसको याद रखा जाता है। कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह के रूप में, सबसे पुराना या कृत्रिम बंदरगाह के रूप में चेन्नई बंदरगाह को याद रखा जाता है। विशाखापट्टनम को सबसे गहरा बंदरगाह के रूप में याद रखा जाता है। और पारादीप को भी दोस्तों, पारादीप को भी हम लोग जानते हैं कि इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है, और यह भी एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो जो भी लगभग फैक्ट था हमने आपको डिस्कस किया, बताया। और एक बंदरगाह आपको और मिल रहा है यहाँ पे, देख लीजिए, यह भी बंदरगाह है। और हमने बताया कि 13 बंदरगाह ऐसे हैं जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। उसमें से 13वां बंदरगाह के रूप में दोस्तों यही पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर को 13वां बंदरगाह के रूप में, 13वां अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में पोर्ट ब्लेयर को जो है दर्जा दिया गया है। और कभी आपसे पूछ लिया जाए कि यह पोर्ट ब्लेयर है कहाँ पे, तो दक्षिणी अंडमान में। आप लोग देख सकते हैं कि यह दक्षिणी अंडमान में, यह निकोबार है और यह अंडमान है, अंडमान ऊपर में है, और यह दक्षिणी अंडमान है। तो दक्षिणी अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी थी अंडमान निकोबार की, अब इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, इसका नया नाम क्या हो गया, श्री विजयपुरम। अगर आपसे पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, तो श्री विजयपुरम जो है याद रखना है हम लोग को। तो दोस्तों लगभग जो भी फैक्ट था हमने बताया, आपको ध्यान में रखना है, आपको सबको। यह मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को याद रखना है, और मरमागुआ को याद रखना, चूंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है, मिलाने के लिए दिया गया था मरमागुआ और मंझगांव डॉकयार्ड। तो मंझगांव की बात करें आपसे, तो मुंबई में है, और मरमागुआ को याद रखें, चूंकि गाँव या गोवा दोनों नाम से स्पष्ट है। तो यहाँ गाँव है और यहाँ पे मरमागुआ है, तो ध्यान में रखना है हम लोग को। इसी तरह कुछ फैक्ट आपको इधर भी मिल जाएगा। तो इससे जैसा कि हम देखिए, बंदरगाह को डेवलप करने के लिए दोस्तों, बंदरगाह को डेवलप करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2016 में भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना चलाया गया,
एक अभियान चला गया है जो कि सागरमाला परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह बंदरगाह को विकास करने के लिए चलाया गया था। सागरमाला परियोजना 14 अप्रैल 2016 को जो है यह चलाया गया। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो बंदरगाह को विकसित करने के लिए। उसके बाद हरित बंदरगाह परियोजना भी चलाया गया। यह भी बंदरगाह को हरित मतलब ग्रीन बनाने के लिए जो है किया गया है। उसके बाद आपको फैक्ट के रूप में हम यहाँ से मिल जाएगा आपको, इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए। बाद बाकी हम लोग सब समझा दिए हैं आपको। भारत में लगभग 213 बंदरगाह है, जिसमें 13 बंदरगाह को जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से दर्जा दे दिया गया है। बालचंद्र हीराचंद्र को के दोस्तों भारत में बंदरगाह का जन्मदाता के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद कुछ फैक्ट और है जिसको कि हमने बताया, और ये देखिए यहाँ पे कि आपको कुछ पॉइंट छूट जाता है दोस्तों बोलने के क्रम में। तो इसको देखिए, मुंबई बंदरगाह को हम लोग, मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है। चीनी मिल सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, इसीलिए जो है मुंबई बंदरगाह को चीनी बंदरगाह के रूप से नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद आपको देखिए, मंगलुरु बंदरगाह को हम लोग जानते हैं कि कर्नाटक में कॉफी अधिक होता है, इसीलिए इसको कॉफी बंदरगाह के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद आपसे बात करें, कॉफी हो गया और यह चीनी बंदरगाह हो गया। फिर से आपको और कुछ फैक्ट के रूप में देखिए यहाँ पे, तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह को हम बता ही दिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु, इसको एक बार याद कर लेना है, एक बार रीडिंग कर लेना है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में मुंबई, जिसको कि चीनी बंदरगाह के रूप से भी जानते हैं। उसका कृत्रिम बंदरगाह के रूप में चेन्नई को जानते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। और यहाँ पे भारत का आधुनिक बंदरगाह हमने बताया कि मॉडर्न तरह से बनाया गया है। नहवा सेवा या JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑफ ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला एवं पारादीप बंदरगाह हमने बताया। और उत्तर भारत को सबसे अधिक जो है आपूर्ति कांडला बंदरगाह से होता है। जापान को लौह अयस्क जो है पारादीप, उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह हमने बता दिया। ईरान का जो लौह अयस्क का निर्यात होता है वह मंगलुरु बंदरगाह से होता है। भारत का चीनी बंदरगाह के रूप में हम लोग मुंबई बंदरगाह को जानते हैं। और भारत का चाय बंदरगाह के रूप में दोस्तों कोलकाता बंदरगाह को, और भारत का कॉफी पतन के रूप में हम लोग जो है बेंगलुरु बंदरगाह को जानते हैं, जाना जाता है। इसको 3 याद रखेंगे, चीनी, चाय और कॉफी। चाय हम लोग जान रहे हैं, चीनी कहाँ, मुंबई में सबसे अधिक होता है यानी कि महाराष्ट्र में, और चाय कोलकाता में, और कॉफी जो है कर्नाटक में बेंगलुरु। तो ध्यान में रखना है। उसके बाद मसाले के लिए दोस्तों मसाले के लिए कोझीकट का निर्यात आयात जो है यहाँ से किया जाता है। पश्चिमी तट का सबसे सुंदर बंदरगाह कोच्चि, जिसको कि अरब सागर की रानी कहा जाता है। और पूर्वी तट का जो है सबसे सुंदर बंदरगाह के रूप में विशाखापट्टनम को जाना जाता है, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके बाद भारत का रसायन बंदरगाह के रूप में दहेज बंदरगाह जो कि गुजरात में है। और भारत का सबसे निजी बंदरगाह के रूप में अडानी ग्रुप के द्वारा मुंद्रा बंदरगाह को जो है विकसित किया गया है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपसे कि कंडला बंदरगाह, उसके बाद हमने बता दिया लगभग यह फैक्ट था। और लगभग जो भी अब इसमें जो भी पॉइंट लिखा गया है वो हम आपको समझा दिए, बता दिए। तो आप लोग भी अब इसको ध्यान में रखिए कि इसका मेन रूप से इसका दोस्तों लोकेशन पहले याद रखना है, उसके बाद हम लोग फैक्ट को याद रखेंगे कि कौन बंदरगाह कहाँ पे है। कभी कभी आपसे हमने बताया कि कभी आपसे पूरब की तरफ पूछेगा, तो कभी पश्चिम की तरफ पूछेगा, तो हम लोग को पूर्वी तट पे कौन है और पश्चिमी तट पर कौन है, इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था। आज का यही था बंदरगाह के रूप में। हमने इंपॉर्टेंट बंदरगाह को देखें, जो पोर्ट ब्लेयर के रूप में भी एक बंदरगाह अंडमान निकोबार में है, उसको भी हमने देख लिया। यह 13वां बंदरगाह के रूप में, यह जो है 13वां बंदरगाह के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में फेमस है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही था, इतना ही तक। तो हम आपको एक सूचना के रूप में बता दें, जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं और अपने तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं, अभी भी कंफ्यूज है कि हमको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो आप हमारे रूटीन वाले वीडियो को देखिए, बुक लिस्ट वाले वीडियो को देखिए। और उस सब को देख करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को वहाँ पे, जैसे होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, यानी कि होमवर्क टारगेट सीरीज, वहाँ पे दोस्तों हम टारगेट पर डे देते हैं आपको। चैप्टर के रूप में टॉपिक दिया जाता है, वहाँ पे पेज बाई टॉपिक वाइज जो है होमवर्क दिया जाता है, जिसमें लूसेंट, स्पीडी करंट अफेयर और फिर रेलवे स्पीडी जो सामान्य अध्ययन है, उसका 3 बुक को होमवर्क के रूप में दिया जाता है। लूसेंट में भी दोस्तों 3 सब्जेक्ट हम लोग चला रहे हैं अभी जो है दोस्तों, कल परसों से शुरू होने वाला है, केमिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, और फिर से आपको मेडिवल हिस्ट्री। तो आपको लूसेंट से ये हो गया। उसके बाद जो है आपको रेलवे स्पीडी का पर डे 2 पेज चलता है उसमें, और स्पीडी का भी 2 पेज लगभग चलता है करंट अफेयर का। तो आप लोग जुड़ करके रात दिन भर पढ़िए, रात में 9 बजे से वहाँ पे टेस्ट होता है। जो भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके हमारे टेलीग्राम आवर स्टडी नोट है, टेलीग्राम का भी दोस्तों आवर स्टडी नोट या सर्च मारिएगा तो आपको आ जाएगा। आवर स्टडी नोट चैनल को सर्च मारिएगा, आ जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं आप फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है उसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग जुड़ करके फायदा इसका उठा रहे हैं। अभी जुड़िए और इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।